सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर रिस्पिरेशन इन प्लांट। यह जो है बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन कई बार नीट में एंड CUET में पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन बेटा, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द रिस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन होता है बच्चों? आपको मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होते हैं, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होते हैं और ये क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम होगा। क्रिस्टी के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीसोम होगा और इसी पे जो है ATP बनता है। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर ले लें तो ज़रा देखें। मान लीजिए हम इनका स्ट्रक्चर लेते हैं, यह स्ट्रक्चर ऐसे ले लेते हैं, तो यह क्रिस्टी हो गया, इसके ऊपर यह ऑक्सीसोम हो गया। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, तो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी एनर्जाइज हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये खुद प्रोटॉन में बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ये प्रोटॉन जो है आ जाएगा ल्यूमेन में, ढेर सारे प्रोटॉन बन जाएंगे। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि एक हाइड्रोजन से कैसे प्रोटॉन बन गया। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होकर के अगर बाहर निकल जाए तो यह केवल हाइड्रोजन प्रोटॉन में बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर यह एटम बना है। न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन में बदल गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ता है प्रोटॉन को एनर्जी लूज करता है, प्रोटॉन पंप हो जाता है और यहाँ जितना ज़्यादा प्रोटॉन आएगा उतना ही प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगा। अब यही प्रोटॉन यहाँ से जब बाहर निकलेगा ऑक्सीसोम से होकर के F0 F1 पार्टिकल से होके, तो यहाँ पर यह प्रोटॉन एनर्जी लूज करेगा, यह एनर्जी लूज करेगा और वही एनर्जी ADP+P एनर्जी पैकेट में स्टोर हो जाती है। इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये प्रोटॉन आ गया यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज कर चुका है, ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा एरोबिक प्रोसेस में? तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में, सपोज कर लीजिए हमने हाफ O2 ले लिया और यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके H2 बना लिया। अब यह जो वाटर बनेगा मेटाबॉलिक वाटर, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट किया? इसी ऑक्सीजन ने। जो आप सांस लेते हैं बच्चों, जो आप श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, वो फाइनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन होगा? यही ऑक्सीजन। तो पहला का B ऑप्शन करेक्ट है बच्चा। अब अगला क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कैटलाइज बाई। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया देखें तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर यह ग्लूकोज ATP की उपस्थिति में, पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ATP यूज होता है, तो यह ATP ADP में बदल जाएगा। इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बदलेगा, एक फास्फेट निकलेगा और वहीं एक फास्फेट ग्लूकोज से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बना लेगा? यहाँ बना लेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। यह ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कैसे बदला? ग्लूकोज में कितने कार्बन है जरा बताइए? ग्लूकोज में कुल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यह जो फास्फोरस निकला था, यह फास्फोरस इसके 6वें नंबर पे आके लग गया, इसीलिए हम कहते हैं इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट।
लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज, क्योंकि ये ग्लूकोज हेक्सोज शुगर है। ये कैसी शुगर है? हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन है हेक्सा, तो हेक्सोज शुगर, तो इसको कैटलाइज करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज। तो दूसरा का करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा आपके सामने देखिए स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है, क्या है तीसरा क्वेश्चन? पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेटाबॉलिक फेट अंडर एरोबिक कंडीशन। अभी हमने बोला कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है? फाइनली पायरुविक एसिड में। किस में बदल जाता है? पायरुविक एसिड में। लेकिन यही पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक से बदलेगा, यही पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, तो यह पायरुविक एसिड यहाँ पे एक एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम का नाम क्या होगा? एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन में यह नाम दिया है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा जिसको NAD लेगा और इस हाइड्रोजन को NADH माने NADH2 में बदल देगा। यहाँ पे एक गैस भी निकलती है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कोएंजाइम A भी ऐड होता है, और जैसे ही कोएंजाइम ऐड A होगा और हाइड्रोजन निकलेगा, CO2 निकलेगा, अब ये पूरा किस में बदल जाता है? एसिटिल कोएंजाइम A में, एसिटिल कोएंजाइम A में। तो देखा है आपने कि पायरुविक एसिड से क्या बना? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पे पायरुविक एसिड प्रोडक्ट द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन मेनी मेटाबॉलिक कंडीशन। तो पायरुविक एसिड सबसे पहले किस में बदल जाए? एसिटिल कोएंजाइम में, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और एसिटिल कोएंजाइम में बन गया। तो तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होता है बच्चों, यही सी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ स्थित है? इनर मेम्ब्रेन में स्थित है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। चौथा का सी सही है, और चौथा का सी सही है। फिर पांचवा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ग्रोविंग शूट ऑफ एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड जर्मिनेट करते हैं, जैसे कोई सा भी सीड यहाँ पे जर्मिनेट करता है, वो काफ़ी तेज़ी से यह जो है रेस्पिरेशन करता है, इसमें ब्रीदिंग काफ़ी तेज होती है, और यह जो है जर्मिनेटिंग सीड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। पावर हाउस क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें ATP का सिंथेसिस हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी ATP के रूप में सिंथेसाइज होती है, स्टोर हो जाती है एनर्जी। तो छठवां का A ऑप्शन सही है। द इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का इन प्रोडक्ट क्या होगा? या ATP बनेगा या H2O बनेगा। अब ये भी हमने दिखाया, ATP बन जाएगा और H2O बन जाएगा। सातवां का D। अब आठवां का क्वेश्चन का जरा देखते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दोज गिवन बिलो। यहाँ पर अगर मैचिंग आप कराएं तो देखें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किसको एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन को। तो पहला का सेकेंड हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? साइटोक्रोम है, तो बी का थर्ड हो गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? अभी बताया था एसिटिल कोएंजाइम A बनवाएगा, तो यहाँ पे सी का क्या हो गया? फोर्थ। और डी कार्बोक्सिलेशन किसका होगा? अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड का फर्स्ट। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो ए ऑप्शन आपका सही है, यही सही है।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ही, लेकिन ज़रूर लेक्चर वीडियो देखिए और आगे भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए बच्चों। और नहीं समझ में आए तो आप तो पूछ सकते हैं ना, तो पूछते रहिए, लेकिन देखिए ज़रूर और पढ़ते रहिए। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।